नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहित भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूं और लगातार ओआरओपी की धरने को आज 35 दिन पूरे हो चुके हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए गोपाल कृष्ण जी हैं जो केरला के हैं। आपने हमारे चैनल पे इनके बात विचार आपने बहुत पहले देखा था और बहुत सारे दर्शकों का कमेंट भी आ रहा था कि एक केरला के हो करके बंदे इतनी अच्छी तरीके से हिंदी में बात कर रहे हैं। और आइए हम दोबारा इनसे जो है कि थोड़ा समय में बात करेंगे और जानेंगे ओआरओपी के मुद्दे को लेकर के, और तमाम तरह के बातचीत इनके साथ आज होगी हमारी। सर, रोहित रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पहले तो सर, आपको चैनल को भी आपको मेरा स्वागत, मतलब मेरा धन्यवाद। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि आप केरला के रहने वाले हैं और केरला के होकर के इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, इतने अच्छे स्पीच दे रहे हैं सरल शब्दों में, ये आपने कैसे सीखा है? सर, हम सेना में सर्विस किए थे। 18 का जो उम्र में हम छोटे बच्चे थे, हमें हिंदी हमको आता ही नहीं था। तो सेना में आने के बाद हमारा जो सेना के अंदर भाषा तो हिंदी चलता है, तो हमको हिंदी भाषा सीखने का मौका मिला। और उसके बाद हमने हिंदी का पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना भी शुरू कर दिया। तो हमें थोड़ा सा जानकारी है इसके बारे में। और ये एक बात ये भी है, जो इस भाषा, ये हमारा राष्ट्रभाषा है, इसी में जो भी जो हमारा जो साइड में, जैसे मैं केरला का बात बता रहा हूँ, अगर ये हिंदी में अगर कोई भी भाषा, इस भाषा में अगर कोई भी हमारा से यहाँ से कोई भी मैसेज वहाँ जाता है, तो ज़्यादा लोग इसको देखते नहीं। जो हमने इस मैसेजों को थोड़ा हमारा मलयालम भाषा में हेड करके हम उसको भेजा जाता है। लेकिन जो इन्होंने उसको खोल के देखने का वो भी नहीं करता। हम सेना से भी जो रिटायरमेंट होकर जो जाता है, 10-20 साल हो जाता है, तो वो भी सोचता है ज़्यादा इसको क्या हैंडल करना। लेकिन ऐसे नहीं है। हमें अभी हमारे से जुड़े हुए कोई भी बात अगर हमको मिलना है तो हम हिंदी भाषा सीखना ही ज़रूरी है, उसको याद रखना भी ज़रूरी है। इसलिए हम उसको ऊपर थोड़ा सा, इतना आप जो बोलते हैं उतना तो हिंदी हमको भी नहीं आता है, ठीक है, 100% तो नहीं है। लेकिन मेरे मन में यही कम से कम 50 से ऊपर तो हम बात कर ही लेता है। लेकिन वो सही भी है, क्योंकि ज़रूरत भी है। हमारा जो जैसे सैनिक समाज से हम जुड़े हैं। जैसे मान लो मेरा फादर भी तो फौज में थे, मेरा 2 भाई भी तो फौज में थे, और मेरा मौसी का जो मौसी है, जो मेरा माँ का जो सिस्टर जो बोलता है, उनका भी 3 बेटा फौज में ही है, जो रिटायरमेंट होके आया हुआ है। और उसके बाद जो मेरा फादर का भी जो भाई है, जो बड़ा भाई वगैरह है, उसका भी 3 बेटा फौज के अंदर ही थे। जो मेरा फौज का ही एक परिवार है, मेरा परिवार। जो हम लोग एक डिसिप्लिन से ही हमारा, जो हम अपना गांव के अंदर भी हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ में बात करना है, हर चीज़ से हमारा एक डिसिप्लिन से चलता है। जो फौज हमारा एक घर है, ये हमारा एक मंदिर है, इससे जुड़े हैं हम इसी को कोई हानिकार पहुंचाने वाला कोई बात के लिए हम ये नहीं करेंगे। हम सरकार के खिलाफ भी नहीं है, हम सेना का अधिकारी के खिलाफ भी नहीं है, हम हमारा सिस्टम के खिलाफ है, जो हमें दूसरे जगह पर खड़ा करके हमको मजबूर करके रोड में लेके आया है। तो इस तरीके से आप इतने भूतपूर्व सैनिक होने के बाद भी इतने सरल वेशभूषा और एकदम डिसिप्लिन के अंदर, आपने तो बताया कि आपका पूरा कुनबा ही एक जो है कि आर्मी परिवार से है। देशभक्ति का जुनून तो जो है कि खून खून में आपका भरा हुआ है। पर ये जो ओआरओपी की जो मांग है, लगातार 35 दिन हो गए, सरकार अभी तक मान नहीं रही है। आगे से कुछ क्या मैसेज आया है? सर, सरकार को तो मानना पड़ेगा, वो आराम से तो नहीं मानेंगे। जो कि बात ऐसे है, सरकार के सामने हमारा मांग रखा ही नहीं है। जो कि सरकार का कहना यही है, हमारा प्रतिनिधि ने, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने हमारा जो माननीय रक्षा मंत्री जी से 4-5 बार मुलाकात की है। आखिरी मुलाकात दिसंबर महीने में हुआ है। तो उनका हमारा कोई मांग नहीं है। जवान जेसीओ को कोई मांग सरकार के सामने नहीं थे। जो कि जवान जेसीओ का मांग जवान जेसीओ नहीं करते थे, वो हमारा लीडर में हमारा ऑफिसर ही करते थे, जो पिछले 75 साल से ही करके आ रहा है। जो हम लोगों ने पहले बार जो 20 फरवरी 2023 से ही हमने ये जंतर मंदिर में अलग से हमने मंच बनवाया, अलग से हम अपने लोगों को बुलाया। उन्होंने हमारे से भरोसा करके पूरे हिंदुस्तान का पूरा पूर्व सैनिक, जो हमारा निचले रैंक का, जो सिपाही से लेकर सूबेदार में तक रैंक का, हमारा भरोसा करके हमारे जंतर मंदिर पे आए। अब उसके बाद हम लोगों ने मांग पत्र सरकार को दिया, पहले भी दे रखा था। लेकिन सरकार को दबाव लगाने के लिए हम लोगों ने इसको अनिश्चितकालीन बना के हम यहाँ बैठे हैं। हमारा कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, हम तो बिल्कुल निर्णय लेके बैठा हुआ, हमने कोई नाजायज मांग की नहीं। बात पूरा पैसे का पीछे भी नहीं है हमारा। हमें पैसा चाहिए ये बात नहीं है। हमारे को जो मान सम्मान भी चाहिए। हमारा मान सम्मान खो चुका है पिछले 75 साल से सेना के अंदर। जो हमने निचले रैंक जितना भी है, सिपाही से लेकर जो सूबेदार मेजर तक जो रैंक है, हमने किसी का जूता का नीचे दब के ड्यूटी कर रहा है। इतना तो अंग्रेज वाला ने भी, ब्रिटिश वाला शासन में भी, जो हमारा हिंदुस्तान का जो नागरिकों के साथ में उन्होंने इतना नहीं किया होगा, हमको ऐसे लग रहा है। जो कि हम सेना के अंदर हमारे रैंकों के साथ में बहुत भेदभाव
बहुत बेदबाव है। मैं आपको क्या बताऊं, जो आपने जो आगे आगे मैं आपको सवाल पूछने में बताते जाएंगे, जो कि बताना जरूरी है, क्योंकि हमारा सेना का अधिकारी को बदलना होगा, जो कि अगर हमारे देश में अगर उनको रहना है, क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र देश है, इसी के अंदर रहना है, तो सेना का अधिकारी को बदलना होगा, वो बदल के ही रहना होगा। हम वो बदलने तक हम अपना संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया था, हम पैसा के लिए पूरा संघर्ष नहीं है, हमारा मान अभिमान स्वाभिमान का भी है। हम इस दुनिया में रहता है तो हम किसी के दबके नहीं रह सकते हैं, हम भी आज़ाद है। हम यहाँ पर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये जो धरना है ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, यहाँ से कोई ना कोई ज़रूर एक नया केजरीवाल पैदा होगा। इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो ऐसे है, हमारा जो मांग जो है, जो OROP 2 के ऊपर है, आपको मालूम होना चाहिए, OROP 2 का जो हमारा जो सर्कुलर जो निकल के आया हुआ है, वो जनवरी 2020 में 20 तारीख को हमारा सर्कुलर है। आप अपना चार्ट में देखा होगा, 20 फरवरी 2000 जो जनवरी में जो हमारा जो सर्कुलर आगरी वाला सर्कुलर आया था, उस सर्कुलर के अंदर हमको हमारा विसंगतियाँ पता चला। हमारा JCO रैंक तो बिल्कुल 0 था, उसके अंदर कोई चार्ट में कुछ भी नहीं था, जो मतलब उनका रिफंड वाला आ गया, रिफंड वाला स्टेज आ गया। और जो उसके बाद हमारा जो कुछ रैंक जो है, जो हमारा सिपाही से लेकर हवलदार तक का जो रैंक है, उनके लिए कुछ फ़ायदा मिला है, ये नहीं बोल रहा हूँ, जो दिया है उसके लिए मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसी में जो भी है उनको हमारे लिए जो आना है, जो फिटमेंट फैक्ट के हिसाब से जो आना है, वो हमको नहीं दिया। जो अफसरों का फिटमेंट फैक्ट अलग है, हमारा फिटमेंट फैक्ट अलग है। हमारा 20,200 रुपये का जो बेसिक पे बना के रखा है, लेकिन असली हमारा कम से कम 40 से ऊपर जाता है, जो कि अफसरों का फिटमेंट के हिसाब से आएगा। तो लेकिन अफसरों ने अपना जो अलग से उन्होंने फिटमेंट बना के दिया है, ये कोई सेना के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। जो आपको मतलब रेलवे का आप देखो, आप किसी जाकर किसी भी कर्मचारी यूनियन में आप देख लो, उनका अफसर का यूनियन अलग है, उनका जो निचले कर्मचारी का यूनियन अलग होता है। लेकिन हमारे में ये यूनियन को हमारे जो स्ट्रेंथ को लेके हमारा अफसर सामने लीडर बन के रहते थे। 2006 में जो हमारा 6th CPC जो आउट हुआ, तभी से लेकर हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड अलग हो चुका था उस टाइम में। उन्होंने मैट्रिक से ऊपर, मतलब जो 12th से ऊपर वाला वो जो सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। अफसर का भी तो वही स्टैंडर्ड है। तो हम लोग जो पढ़े लिखे फौज के अंदर जा रहा है, तो अफसरों को थोड़ा कुछ मन में यही आया होगा, जो कि हम इसको ज़्यादा गुलाम तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा पे फैक्ट को पीछे वगैरह थोड़ा सा इनको वेरिएश करके देखता हूँ, क्योंकि ये हमारा पीछे दबते रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जो है कि सेना के अंदर रहने के बावजूद वो कई जगह बंदिशों में रहते हैं, अफसरों के जूते के नीचे दब के रहते हैं। ऐसा क्या है सेना के अंदर? ये तो हमने आपको बोला हुआ, एक डिसिप्लिन फोर्स है। जो ब्रिटिश का टाइम पर ब्रिटिश वाला भी तो हमारा तो उनका सेना के अंदर हमारा भर्ती करते थे, इंडियंस उसका साथ में रहते थे। लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी का जो भी रहेगा वही तो हमारा कमांडर रहते थे, जो भी हमें वो इस्तेमाल करेंगे। हम देखो, हम किसी को चाटा मारने के लिए बोलेंगे चाटा मारेंगे, दबा कर मारने के लिए दबा कर मारेंगे। अगर हमने उसने बोला हुआ हिसाब से हमने उसको उसी जैसा कर दिया, तो उन्होंने हमको कमांडर बना देंगे, इसमें कमांडर JCO रैंक बना दिया, मतलब इसी जैसा रैंक बना देंगे। तो हम उनका वफादार बन के रहता है, तो उन्होंने हमको थोड़ा कुछ फ़ायदा भी देंगे। हमारे एजुकेशन से कोई मतलब नहीं उनको। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे जो उन्होंने जो छोड़ के चला गया, उसी कानून को यहाँ, उस कानून यहाँ रह गया। उस कानून में जो हमारा अफसर, उसी अंग्रेज़ अफसर जैसा अपना जुलूस निकालना शुरू कर दिया। ये जब पूरा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर देखा जाएगा, तो ये एयरफोर्स नेवी में तो इतना कुछ है ही नहीं, इसका सिर्फ आर्मी के अंदर है। जो कि आर्मी के उसी टाइम पर भी जो एजुकेशन स्टैंडर्ड कम थे, जो भी एयरफोर्स नेवी में उस टाइम पर मैट्रिक पास जाते थे, उसके अंदर घुसते थे, तो इसलिए वहाँ इतना ये नहीं है। बाकी उनका नफरी भी कम है, वैसे ज़्यादा नहीं है, उनका नफरी भी कम है, जो 1 लाख से भी नीचे होता है उनका स्ट्रेंथ। लेकिन बाकी जो स्ट्रेंथ जितना भी है वो सेना के अंदर होता है। अब आर्मी का अफसरों का भी स्ट्रेंथ ज़्यादा इसके अंदर होता है। तो उन्होंने आप साफ सुविधा के लिए उन्होंने एक मुहैया बना कर रख दिया, उन्होंने ऐसे एक ड्रिल बना कर रख दिया उसके अंदर, हमें दबा कर डरा कर रखो। अभी एक बात मैं आपको एक उदाहरण की तरफ ये बता रहा हूँ, ये हमने यहाँ बैठने के बाद हमारा ये सोशल मीडिया द्वारा जो मैसेज जाना शुरू हो गया, तो केरला के अंदर मैसेज जा रहा था। उस टाइम पर केरला में ही हमारा भाषा में व्हाट्सएप में मैंने एक मैसेज सुना, देखा है, मैं अपना व्हाट्सएप में भी आया था। अब उसके अंदर मलयालम भाषा में लिखा हुआ है, जो इससे हमारा जो NDA है, जो नेशनल डिफेंस अकादमी, वहाँ इंस्ट्रक्टर जो रहता है, जो हमारा जो उस्ताद जो रहता है, वो सेना का जो हमारा रैंक से भी होता है, वो जो मतलब सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक का जो रैंक का अंदर से भी इंस्ट्रक्टर बनता है, जो अफसरों को ट्रेनिंग दिया जाता है। जो अफसर जो ट्रेनिंग लेते टाइम पर उनका पासिंग आउट होने के बाद आप देखा होगा, बहुत अच्छे से उनका पासिंग आउट होने के बाद आप पेपरों में, न्यूज़पेपरों में, TV में वगैरह दिखाता होगा। लेकिन इनको एक बंद कमरा में बिठा के इनको उनका सीनियर अफसर उनको बताता है, आप लोग जहाँ यूनिट का किसी टुकड़ी में अगर आप चले जाते हो, यूनिट के अंदर आप चले जाते हो, तो आप उधर आपके निचले वाला रैंक जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक जो है, उसको आप दबा कर रखना।
उसको आपने बिल्कुल जूता के नीचे दबा कर रखना। उनको इतना आपने उनका अगर जितना आप लूज छोड़ेंगे उतना आपको वेलफेयर नहीं होंगे। तो आपको अगर वेलफेयर लेना है तो उस जो हमारा वैसे तो सेना का जो गेट है वो तो बिल्कुल बंद है, उसके अंदर आम पब्लिक तो जा नहीं सकता, तो उसके अंदर दबा कर रखना। जैसे मान लो जो उन्होंने बोल दिया वो लकीर खींच लिया वही है। जो कोई भी बात है अगर मान लो हमसे नहीं हो सकता, हमने ये काम हमारा अभिमान को ऊपर छेद पहुंच रहा है, इसलिए हमने ये काम नहीं करूँगा करके अगर हमने बोल दी, अब अफसर को सीधा नहीं बोलता ये, हम बोल दी तो उन्होंने हमको सबक दिखाने के लिए हमें नमूना बनाएंगे, उस बंदे को नमूना बना देंगे। नमूना बनाने का मतलब क्या है, उनको इतना टॉर्चर करेंगे, उसको टॉर्चरिंग उनको परेशानी देख के दूसरा अपना मुंह बंद रखेंगे, मतलब यही उनको सिखलाई दे के वहाँ से भेजते थे। तो ये उसमें जो काम किया, जो लीडरशिप में जो काम किया है, जो इंस्ट्रक्टर में काम किया इन्होंने, हमारा जंतर मंतर का जो एजिटेशन शुरू होने के बाद हमारा भाषा में व्हाट्सएप में लिखा हुआ बात मैंने देखा है, मैं उस चीज़ को मैं बिल्कुल मेरा दिमाग में आ गया, बात बिल्कुल सही है। जो भी जिस रैंक में हमें उस जगह पर काम नहीं किया है, लेकिन उनका जो कहना बिल्कुल 101% सही है, जो कि इसी जैसा ही करते थे, जो कि सेना के अंदर वो जाने के बाद वो अपना साफ सुविधा के साथ में रहते। हम ये नहीं बोल रहा हूँ, जो उनका जो भी है सरकार उनको दे रहा है, उनको जो ग्रेड दे रहा है, उनको जो फैसिलिटी दिया है वो उसको ले ले, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा लेने का कोशिश करता है, तब जाके हमें गुलाम बनाता है। आज सेना के अंदर किसी नौजवान को भर्ती होना है तो तमाम तरह के उसको टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, उनके क्वालिफ़िकेशन योग्यता देखी जाती है। आपके समय में क्या क्वालिफ़िकेशन लिया जाता था, क्या जो है योग्यता होनी चाहिए एक सेना में भर्ती होने के लिए, वो थोड़ा क्लियर करें। मेरे समय पे जो है उस टाइम मैट्रिक से नीचे वाला भी फौज में जाते थे, मैट्रिक से ऊपर वाला भी जाते थे। मैट्रिक से ऊपर वाला जो जाता है वो जो अपना हमारा क्लरिकल साइड में काम करते थे, तो नीचे वाला भी है उनको जो NER बोलते थे, नॉन एंट्री रिक्रूट बोलते थे उसका डिपार्टमेंट को, मतलब उसको MER बोलते थे, मैट्रिक एंट्री रिक्रूट। तो हमने MER में चला गया, तो उसको उधर जाने के बाद आर्मी के अंदर कोई एजुकेशन कवर करने की जरूरत नहीं, आर्मी का जो उस स्टाइल में वो जा सकता है। लेकिन जो NER जो है उसको अपना लाइफ का मतलब पूरा सर्विस के बीच में वो मैट्रिक पास करना ही पड़ेगा। अगर उसको JCO बना तो मैट्रिक पास करना पड़ेगा। वो समकक्ष बोलता है, हमारा उसमें स्कूल होता है, उसमें हमारा पढ़ाई होता है, उसमें हमारा जो हिंदी में जो हमारा पढ़ाई निकाल के लेके जाएंगे, तो जो अपना 3rd इंग्लिश, 2nd इंग्लिश, 1st इंग्लिश बोलता है, और 3rd हिंदी, 2nd हिंदी, 1st हिंदी बोलता है। अब इसको हमने जो एक बार क्लियर नहीं कर सकता है, 10-15 साल का बीच में हमको मौका मिलता है। जब 1st हिंदी या 1st इंग्लिश पास करेंगे तो उसको मैट्रिक पास माना जाता है, तब उसको JCO बनने का मौका मिलता है। तो आप बताइए, जब 6 क्लास में पढ़ा हुआ, 7 क्लास में पढ़ा हुआ मैं अगर सेना के अंदर गया है तो मेरे को मैट्रिक पास करना है, तो मेरे 15 साल का बीच में मेरे को मौका देंगे। अब ये मौका के लिए मेरे को बहुत चमचगिरी करना पड़ेगा, सीधा उसको चमचगिरी बताए, जो कि सेना के अंदर प्रमोशन भी तो 90% तो हमने सिपाही में निकल के आ ही जाएंगे, वापस जाएंगे, 10% आगे बढ़ना। तो हमने ये 10 में 1 बनने के लिए हमें बहुत, हमारा एजुकेशन नीचे है, हम NER में, तो हमको बहुत इसको मतलब उनके साथ में बहुत ऐसे करना पड़ेगा, जो हमें मौका तभी देंगे, वो वैसे नहीं देंगे। अगर मान लो हमें ज़्यादा अगर उसको ऊपर हमारा ऊपर हमदर्दी है तो हमें टेस्ट लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हम पास हो जाएंगे, बिना टेस्ट लिखे भी हम पास हो जाएंगे। लेकिन अगर पास हो गया तो फिर उसके बाद मैंने तो मेरा पूरा ज़िंदगी तो मैं उसके अंदर जो उनके लिए सेवा करते रहेंगे, क्योंकि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बना है, तो हमने उनके लिए वफादार बनते रहेंगे। अगर वफादार बनने के लिए दूसरों को हम ट्रेंड कर देंगे, अगर वो मना करता है, मान अभिमान का पीछे उसने अगर मना कर दिया, हाथ जोड़ दिया, तो हम उसको जाके उनके पास बता देंगे, तो उनको ऐसे गुलाम बना देंगे जो दूसरा सिर उठा भी नहीं सकता है, उसी हिसाब से कर सकता है। इसमें चेंजेस होना जरूरी है अभी इस वक्त पे, जो कि अभी 6th CPC के बाद जो सेना के अंदर 12th एंट्री जो शुरू हो चुका है, उसका माँ बाप परिवार इधर ही रहता है, ये भी इधर ही रहता है। और NDA में अगर ट्रेनिंग लेके 12 क्लास का जो पढ़ाई होने के बाद NDA में ट्रेनिंग लेके वो 3 साल का बाद एक लेफ्टिनेंट बन के, जो एक पहले 2nd लेफ्टिनेंट का रैंक होता है, जो ट्रेनिंग का टाइम पर दिया जाता है, जिन्होंने पहले ही जो अपना जो यूनिट के अंदर पहले ख़त्म रखते ही पहले उनको प्रमोशन होता है। लेकिन सिपाही 15 साल तक जेल के, यही सिपाही रैंक में ट्रेनिंग होके वो जाने के बाद 15 साल तक वो सिपाही में रहते हुए वो पेंशन होकर 90% में पेंशन होकर निकलता है, उसमें निकल के आएंगे। लेकिन अफसर जैसे उनके अंदर घुसते ही उनको पहले प्रमोशन मिल जाता है। 1 साल का सर्विस भी नहीं हुआ, उनको एकदम उनको लेफ्टिनेंट बना जाता है, 2nd लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट रैंक दिया जाता है। उसके आगे 5 साल के अंदर वो मेजर भी बन जाता है, 10-12 साल के अंदर वो कर्नल भी बन जाता है, कर्नल रैंक भी बन जाता है। लेकिन सिपाही तो वैसे कि वही रहता है, क्योंकि युवा चाहिए सेना को, सेना में युवा चाहिए, उसमें कोई बुढ़ा की ज़रूरत नहीं है। तो 35 को उम्र वाला को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ऐसे हमको ऐसे, वो फैमिली के साथ भी हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि फैमिली अगर है तो हम उसका देखभाल करना, तो हमारा तो काम थोड़ा प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए फैमिली रखने का भी मौका यदि मिलता नहीं है।
और हम 25 साल की उम्र में ही शादी कर सकता है, उसको पहले शादी भी नहीं कर सकता है। 25 साल की उम्र में शादी होंगे, तो 25 साल की उम्र में मेरा शादी हो गया, तो मेरे 35 की उम्र में या 37 की उम्र में आना है, तो मेरे पहले बच्चे का उम्र तो 5 साल या 6 साल 7 साल होगा, लेकिन हम 90% में निकल के बाहर आ रहा है। तो हमारे लिए तमाम सिस्टम बना कर रखा है, सैनिक कल्याण बना कर रखा हुआ है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट जो बना कर रखा है, उसमें बड़े बड़े अधिकारियाँ बैठा हुआ है, हमारा सेना का अधिकारी बैठा हुआ है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस में नौकरी करना पड़ रहा है। आपको पता होना चाहिए, जो 37 का या 40 की उम्र में निकल के आएगा, तो मेरा बच्चे का उम्र वो तो 5 या 6 क्लास में पढ़ रहा होगा। मेरे को चिल्ड्रंस अलाउंस मिलते थे महीने का, वो भी कट हो गया। जो तनख्वाह में ले रहे थे उसका 50% हो गया, और मेरे पास असली एक नौकरी था वो भी मेरे से खो गया। अब मैं दूसरा नौकरी का जो तलाशी में भागदौड़ कर रहा है, उसमें भी मेरा पैसा खर्चा हो रहा है, मेंटली टॉर्चर हो रहा है, प्रश्न जो अपना दिमाग भी खराब हो जाता है। अब हमें एक मकान भी तो बनाना है, हम तो सेना में रहते थे, अभी एक मकान भी बनाना, हमको साथ सुविधा के साथ में अगर रहना है, तो हम लोग जो इसी के पीछे हमारा पूरा दिमाग लगाएंगे। घर का पास एक नौकरी मिलता है, चौकीदारी मिलेंगे। अब जानते हैं हमारा अगर हमारा 20,000 मेरा पेमेंट है, तो वो ठेकेदार का हाथ में चले जाएंगे, उसमें से कम 12-13 हज़ार रुपये वो हमको ऐसे दे देंगे, पहले से हमसे लिख के ले लेंगे, इतना में तुम्हें रखेंगे, ज़्यादा मुँह खोल देगा तो अब दूसरा तैयार बैठा है उनको रखेंगे। तो यहाँ भी हमारा साथ में यही शोषण है, जो हमने एक सेना में एक सिपाही बनकर जाने के बाद वहाँ भी शोषण, बाहर आने के बाद ज़िंदगी के साथ में भी शोषण हो रहा है। तो हमें कोई भी ऐसे कोई चीज़ हमको नहीं दे रहा है, जो गवर्नमेंट ने जो अपना तरफ से उठा के हमको नहीं दिया है। जो भी हमने लिया है हमारा ही लिया है, हमारा मंथली पेमेंट से ही लिया है, कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं दिया है जो सरकार ने अपना तरफ से दिया हो, ठीक है। लेकिन 60 साल तक उम्र में नौकरी करने वाला जो अफसर को है, वो अपना बच्चे को अच्छी क्लास 1 अधिकारी बना के वो बाहर निकल के आता है, उनको पोता तक सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। वो बिल्कुल अधिकारी होने के नाते उनको बिल्कुल अपना संविधान के अंदर उनको एक अलग स्टैंड बना कर रखा है, स्टेज में खड़ा है, उसको हर जगह पर रिकमेंड भी हो जाता है। लेकिन हमें ये सब चीज़ें नहीं है, हम तो किसी जगह पर भी नहीं है। अभी हम सैनिक सेवा किया हुआ है, हमको तो कैंटीन के अंदर से जो साबुन तेल मिलेंगे थोड़ा रियायत में, हमको जो मेडिकल जो दे रहा है वो भी हमारे से 1,000 रुपये महीने से हमारा पेंशन से काट के रहता है, ले लेता है। 1 टाइम कॉन्ट्रीब्यूट करके हमारे पेंशन से भी लिया हुआ है, वो पैसा लेके ही हमारा इलाज कर रहा है, वैसे नहीं हमको उन्होंने अपना तरफ से इलाज कर रहा है। वो तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी है वो बड़ा एक मुनाफा है सरकार का सामने, अरब करोड़ उसके अंदर पहुँचता है हर महीना। जो 6,000 फौजी पेंशन होकर आता है हर महीने में, 6,000 फौजी से कंट्रीब्यूशन कम से कम 20-30-45 करोड़ रुपये पहुंचता है, जो 6 आदमी का जो 1 टाइम कंट्रीब्यूशन। और मंथली कंट्रीब्यूशन 1,000 शुरू हो गया, वो हमारा 28-30 लाख जो एक्स मैन से या उनका विडोज से 1,000 रुपये डेफिनेटली सरकार के पास पहुँचता है। तो 1 तारीख को सरकार के पास बहुत बड़ा एक रकम पहुँचता है, उसी में से हमारा कुछ लोगों को इलाज करता है। इलाज के लिए पैसा भी खर्चा होता है, ये नहीं बोल रहा है खर्चा नहीं होता, खर्चा भी होता है, लेकिन जितना अगर ले रहा है उतना खर्चा नहीं है, उसको ऊपर मुनाफा है। लेकिन ये सब चीज़ सरकार के पास है, लेकिन हम जो बंदा जो बाहर आने के बाद हम तो इतना परेशान हैं, हमें जो दूसरा एक तो नौकरी चला गया, सीधी सी बात है, एक नौकरी चला गया तो बताने के लिए हमारे पास बहुत सर्टिफिकेट है, बताने के लिए हमारे पास मेडल भी होगा, ठीक है। ये छाती में लगा कर भी हम घूमते हुए आप दिखाई दे रहे हो, लेकिन एक नया कीमत का नहीं है वो तो हमारा सर्विस मेडल है, जहाँ जहाँ हम नौकरी किया वो है। असली मेडल वाला जो चार्ट है आप देखे, हमसे एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, वो तो बात अलग है, उसका कीमत अलग है, जो उसके लिए जो कीमत हमने उसका क्या बताओ, उसका कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी तक हम मैंने जाएंगे तो उसके बारे में बता देंगे। मेडल का जो कीमत है वो किस तरीके से अलग है, वो थोड़ा क्लियर करें। देखो, एक सेना मेडल बोलता है, एक छोटा सा, जो सेना मेडल अगर मिल गया तो बहादुरी के लिए दिया जाता है, तो उसको अगर हम पेंशन हो जाएगा, या तो हम सेना में रहते हुए भी यहाँ पेमेंट में 1,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, वो कहीं से भी नहीं है, 1,000 रुपये मेरा ज़्यादा मिलेगा। अब मैं पेंशन होके आता है तो पेंशन में भी 1,000 रुपये मिलेगा, ये सेना मेडल। इसी जैसा हमारा जो जितना भी मेडल्स जो भी है, यहाँ से लेकर आगे तक मेडल है, जो 1,000 से लेकर 15,000 तक कीमत का मेडल रहता है। 5,000 का भी है, 7,000 का भी है, 9,000 का भी है, 12,000 का भी है, इसी जैसे कीमत रहता है। वो महीने में पेंशन में जिसको वो मिला है, ये बहादुरी का मेडल जिसको मिला है, उनको ये हर महीने मिलेंगे। इसके अलावा ये बहादुरी का मेडल अपना पास रहने की वजह से कि उनके पास एक सर्टिफिकेट भी रहता है, उनको किसी भी जगह पर फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। वो ट्रेन में भी उसका सफ़र फ्री है, हवाई जहाज में फ्री है, और कोई टोल में भी जाता है तो फ्री है, और फ्री में उसको एक सैल्यूट भी मिलेंगे, जो हर जगह पर उसको उसमें ये सुविधा है। लेकिन असलियत तो उसके लिए जिसको वो मिलना चाहिए था, आपने हमारा एक चार्ट में दे दिया, ब्लास्ट से डर कर अफसर भाग गए थे, लेकिन मेडल उसको चला गया, ठीक है। एक सार्जेंट का एक रिपोर्ट था, हमने चार्ट में आप दिखाया हुआ है। तो ये हकीकत है, जो कि मेडल जिसको देना था उसको नहीं दिया,
ठीक है। जो जो अब इसी भेदभाव सेना के अंदर होता है, वहाँ कोई पूछ नहीं सकता। मैं पहले से बताया था ना, हमने जो उनको दबाव में रहता है तो हम इस सब चीज़ें पूछ नहीं सकता। जिसका नाम जाता है उनको मिलेगा, हम उधर रोके कोई फ़ायदा नहीं। जो रोएंगे तो वो अकेले रोएंगे, अब साथ कोई नहीं देंगे। इसका साथ में अन्याय हुआ करके वहाँ कोई नहीं बताएंगे, जो कि उधर कोई यूनियन नहीं है। वहाँ एक डिसिप्लिन है, बेल्ट फोर्स है, वहाँ डिसिप्लिन चाहिए, ऐसा बात नहीं है। वहाँ कोई यूनियन भी नहीं बना सकता है, लेकिन इसका फ़ायदा जो एक वर्ग लेके जाता है, जो इसी जैसा जो इसका फ़ायदा है एक वर्ग के पास चले जाता है, यही तो इसका अंदर प्रॉब्लम है। जिस तरीके से आपने गोपाल जी का बात को सुना, इस तरीके की लगातार 35 दिनों के धरने पे कोई भी मीडिया ने आपको कवरेज ये नहीं दी होगी, जो आपको हमने खुलासा आज दिखाया है। लगातार रोहित रिपोर्टर पे आप बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको दिखाएंगे, इससे भी और बड़ा खुलासा सेना के अंदर क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।